नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी के कंसेप्ट क्या, आखिर क्यों एलपीजी लाया गया था और एलपीजी लाने का कारण क्या था और एलपीजी का योगदान क्या है वर्तमान समय में भारत में और क्यों लाया गया था। एलपीजी का कंसेप्ट जब आया, जब इसकी कहानी जो शुरू होती है आज़ादी से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हम लोग कॉलोनियल जैसे हमारे औपनिवेशिक सत्ता थी, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके पास इंटरनेशनल रिलेशन जो था, इनका जो नॉलेज था इनके अंदर बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पर इनके अंदर नॉलेज थी और ये जानते थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसे इसको बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जाए। तो जब संविधान बना तो सारी जो कंपनियां थी पीएसयू थी, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, यानी सारी जो कंपनियां हैं सब पे जो एकाधिकार था। यानी जो एकाधिकार का मतलब ये है कि जितनी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ थी सब पे अधिकार सरकार की थी। क्योंकि इससे पहले भी जो कंपनी बनाया गया था, सेबी बनाया गया था, सेबी तो बनाया गया बाद में, जितनी कंपनियां बनाई गई थी जैसे एसबीआई हो गया, जितनी कंपनी बनाए गए थे, इस पे कुछ समय बाद भारत सरकार सब अपने अंडर में ले लिया और कहा कि सब पे अधिकार मेरा होगा। जब ये देश चल रहा था, फिर क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था सही चल रही थी, कारण ये था, ये जानते थे जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनको ये पता था कि अगर अभी हम एलपीजी लागू कर देते हैं और सारे जो अपना वैश्विक जो अपना इकोनॉमी का जो दरवाज़ा है पूरे दुनिया के लिए अगर हम खोल देंगे तो हमारे देश को लोग तो एक सुई तक नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब गुलाम थे, हमारे गुलामी से पहले अमेरिका कितना विकास कर लिया, इतना हद तक अमेरिका विकास किया है कि 1860 में 1960 तक ये री लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिया था। जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी जो होता है, इससे भी जो हम लोग पीएसएलवी जो छोड़ते हैं तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये तो सैटेलाइट एक मोटर होता है, वो छोड़ने का एक तरीका होता है। लेकिन हाँ, हम लोग का हद इस हद तक है। अभी हम लोग किस समय है 2025 में, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है पीएसएल जो सैटेलाइट वाला सिस्टम है, हम लोग छोड़ते हैं तो हमारा ख़राब हो जाता है। यानी जैसे हम लोग पीएसएलवी जीएसएलवी अगर हम लोग कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये लोग 1960 में री लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं और ये लोग ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं कि अगर अंतरिक्ष में जाने के लिए कि ये सामान अपना लेके तो जाते हैं, लेकिन जो इनका जो सैटेलाइट होता है फिर वापस आ जाता है। सोचिए 1960 में लोग बना लिए थे। इतना इनकी वैज्ञानिक जो क्षमता है नासा का, इतना हार्ड है। तो ये लोग कोई भी इन लोगों का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। लेकिन हम लोग जो विज्ञान में भी आगे नहीं थे। जब इसरो बनाया गया था, इसरो तो जब बनाया गया था तो इसको साइंटिस्ट साइकिल से सामान लेके जाते थे। इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो होमी जहांगीर भाभा है, इन मिसाइल में उनका है। फिर उसके बाद जो है ये है जो अब्दुल कलाम थे। लेकिन मिसाइल में जो भाभा जो सेंटर बनाया गया था, जो भाभा जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है मिसाइल में। उस समय वो बना के चले गए थे नियम आज़ादी से पहले, और जब हम आज़ाद हुए तो उस पर हम लोग काम किए और हम मिसाइल बना भी लिए थे। तो ये है, तो उस समय हम लोग लॉन्च करते हैं पीएसएलवी, अंदर आधा सामान उड़ता है, सारा उधर जल के ख़राब हो जाता है। वो अलग बात है कि डस्ट पार्टिकल जो अंतरिक्ष में बनता जा रहा है। लेकिन जो अमेरिका कितना आगे था, अगर हम लोग विज्ञान पे काम नहीं करते। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, वो विज्ञान पे जोर दिए। क्यों दिया गया? आज हम लोग दुनिया में गिने चुने तीसरे चौथे स्थान पे आते हैं सैटेलाइट में, विज्ञान में। अगर हम लोग उस समय नहीं किए होते, जवाहरलाल नेहरू अगर उस टाइम शुरुआत नहीं किए होते तो आज से अगर हम लोग विज्ञान में इन्वेस्ट करते तो कहाँ होते। आज हमारा विज्ञान का ही देने का हम लोग वो बना लिए, सैटेलाइट बनाए, परमाणु बम बनाए, बोफोर्स बनाए, फिर से ब्रह्मोस बनाए, जैसे अन्य सारे जो बनाए गए, कई सारे हथियार बनाए गए, अग्नि 5 बनाया गया है। तो हम लोग मानक क्षमता, हम लोग डिफेंस में भी कितने आगे गए। यही योगदान है जो चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत बड़े बड़े कॉलेज खोले गए, आईआईएम खोले गए। लेकिन इनके द्वारा एक गलती भी की गई। जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा गलती है कि ये प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान नहीं देके ये पहले ही जो हमारा हायर एजुकेशन उसको सही करने लगे और पूरे दुनिया जो है 5वीं तक का एजुकेशन को अच्छा किया। जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये पहले ही आईआईटी आईआईएम बना दिए। बहुत सारा इसका सकारात्मक है तो नकारात्मक भी था। जब ये बनाया गया तो एलपीजी जो कंसेप्ट लाया गया, इससे पहले क्या हमारी अर्थव्यवस्था सही चल रही थी जो, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्टिंग में ही एलपीजी का कंसेप्ट ला दिया। आज पाकिस्तान में कितना प्रॉब्लम है। वहाँ पे हीरो होंडा का जो स्प्लेंडर प्लस है वो दे कैन नॉट अफोर्ड, यानी वो लोग खरीद नहीं सकते। इतने वहाँ पे गरीबी है कि वो लोग उसको खरीद नहीं सकते। स्प्लेंडर प्लस नहीं खरीद सकते वो लोग, इतना गरीबी है। तो जब एलपीजी लाया गया सही देश चल रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि 62 का युद्ध होता है, फिर हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। फिर 62 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ। फिर ये धीरे धीरे जब ये आता है, फिर आता है 1975।
फिर जो ग्लोबल जो यूएनओ है, यूएनओ के द्वारा चेक किया जाता है कि आखिर हमारी जो पैसा जो हम लोग ले रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लिए हैं विश्व बैंक से, जब पैसा लिया गया तो वो लोग चेक किए कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब सर्च हुआ तो हमारे देश में इतने करप्शन पाए गए, जिस समय 1975 में देश में 75 में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में। इसी समय विश्व बैंक जब अपनी जांच बैठाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि भारत में भ्रष्टाचार में लिप्त ज़्यादा लोग हैं और बहुत से ऐसा पैसा है जो भ्रष्टाचार में जा रहा है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था आते हैं तो 1991 में अब धीरे धीरे कोलैप्स करने लगी। कोलैप्स का मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि हम लोगों के पास 6 महीना का क्या 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, कि हमारी एकदम पैसा था नहीं। फिर इस समय जो वित्त मंत्री थे जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में और समाज में, क्योंकि जो नरेगा का कंसेप्ट है, मनरेगा का जो कंसेप्ट उनके द्वारा लाया गया था और आरटीआई का भी कंसेप्ट इनके द्वारा लाया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। और विज्ञान में भी काम किए और बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री आज भी इनका किताब विदेशों में पढ़ाया जाता है, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, बस ये बोलते नहीं थे। इसलिए कि कहा जाता है ना कि भारत में कि बोलने वाला आदमी सफल हो जाता है, ना बोलने वाला आदमी सफल नहीं होता। यही कारण था कि ये सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये बोलने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इनके द्वारा जो काम किया गया आज कोई मिटा नहीं सकता है। इसीलिए कोई सरकार भी आती है, वर्तमान जो सरकार है बीजेपी, ये भी इनका मजाक नहीं बनाती, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इनके द्वारा क्या किया गया। सबका अपने सरकार में योगदान होता है, कि बीजेपी का भी अपने सरकार में समाज में योगदान है, कांग्रेस का भी योगदान है, सबका किसी न किसी स्तर पर योगदान होता ही है सरकार में और समाज में। ऐसा कहना गलत है कि बीजेपी कुछ नहीं करी होगी और कांग्रेस ही सब कुछ करी होगी, तो सबका अपना अपना योगदान होता है। फिर 1900 जब वित्त मंत्री रहते हैं नरसिम्हा राव आते हैं, नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में इनको, अभी जैसे आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं ये, फिर इनके अंदर फ़ोन आता है इनके पास कि आ जाओ वित्त विभाग संभालना है आपको। इनको भरोसा नहीं होता, फिर इनके पास फ़ोन जाता है मनमोहन सिंह के पास कि तुम आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, और आपको मंत्रालय में लिया जाता है। फिर मंत्रालय में लिया गया था 1991 में। 1991 में इनको लिया जाता है, 91 में आर्थिक सुधार नीति बनाई जाती है। 1991 में आर्थिक सुधार नीति जिसको कहा जाता है, आर्थिक सुधार नीति, आर्थिक सुधार नीति बनाई जाती है। इसमें कंसेप्ट रखा जाता है, क्योंकि जब दुनिया के जो लोग होंगे, जब पैसा देंगे, जब विश्व बैंक जब पैसा देगा, IMF के पास भी जाया गया तो वो शर्त रखने लगा और कहा कि हम आएंगे तो क्या, अगर हम पैसा दे रहे हैं फिर आप भ्रष्टाचार करोगे, पैसा उड़ा दोगे तो हमारा क्या लाभ होगा। तो इनके द्वारा पूछा गया कि बोलो आप क्या चाहते हो, आपका विचार क्या है, आप भी अपना मत दीजिए। जो विश्व बैंक है वो कहता है कि सब हमारे लिए लाइसेंस परमिट जो हो उसको समाप्त किया जाए, जो भारत के स्पेशल राइट्स जो होता था वो स्पेशल जो आपका परमिट है उस लाइसेंस को रद्द किया जाए और नया नियम बनाया जाए, उसी नियम को कहा जाता है, इनके द्वारा कहा गया कि हम LPG का कंसेप्ट लाएंगे। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका होता है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन, लिबरल होंगे, यानी इनके द्वारा कहा गया कि आपकी कोई भी कंपनी आएगी भारत में तो, लेकिन एक शर्त रखा गया, पहले समझते हैं। कहते हैं कि चलो LPG यानी लिबरलाइजेशन मतलब क्या, हम उदारीकरण करेंगे सबके साथ, वो उदारीकरण होगा, हम किसी के साथ जाति धर्म के नाम पे, आप विदेशी हो तो आपको ज़्यादा अधिकार, ऐसा नहीं किया जाएगा। हम आपके साथ समानता का भाव रखेंगे और हम सबको एक समान देखेंगे, यानी हम लिबरल रहेंगे। फिर इनके द्वारा कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की व्यवस्था लाया गया, क्योंकि भारत में निजीकरण के कंसेप्ट पहले नहीं आता है। अब कहा गया कि हम निजीकरण भी हम आपको देंगे, तो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। फिर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विक स्तर पे आपको जोड़ा जाएगा, यानी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण किया जाएगा। वैश्वीकरण का मतलब है कि हम सबके लिए दरवाज़ा अपना खोल दिए हैं, चाइना, जापान, कोई भी देश की कंपनी हो आके भारत में इन्वेस्ट करेगी, उसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये 3 अधिकार दिए गए, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई। सरकार कहती है, सरकार के द्वारा कहा गया कि हम प्राइवेटाइजेशन का अधिकार तो देंगे और ग्लोबलाइजेशन का भी अधिकार देंगे, लेकिन कुछ अधिकार जो होगा हमारा हमेशा बना रहेगा। बना रहेगा का मतलब क्या है, जैसे सरकार कहती है कि जो सैन्य होगा, सेना होगा, सेना का जो काम होगा उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी सैन्य रूप से जो डिफेंस के जो हथियार बनेंगे, जैसे DRDO हो गया, ISRO हो गया, तो जो सैन्य होगा, सैनिक व्यवस्था पे हमारा एक अधिकार होगा, यानी जब हथियार बनाना होगा तो हम उसका निर्धारण करेंगे कि कौन सा हथियार बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनेगा, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। कुछ क्षेत्र दिया गया इनके द्वारा। फिर कहा गया कि जो हमारी सैन्य व्यवस्था उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करो। जो रेल व्यवस्था है, रेल व्यवस्था भी हमारी रहेगी, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
तो कहा गया कि चलो ठीक है। रेल में कहा गया, और फिर जो लोक कल्याण के जो कार्य हो गए उसमें कहा गया कि इसमें हमारा एकाधिकार बना रहेगा। अब कहा गया कि जो तुम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ये तो ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसमें कहा गया कि जब आप तुम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, जब प्राइवेटाइजेशन करोगे तो उसमें एक बात इनके द्वारा कही गई। पहला इनके द्वारा ये कहा गया कि जब तुम ये कर रहे हो तो इसमें जब प्राइवेट कंपनियां जब भारत में आएंगी तो इसमें हमारा 51% शेयर होगा, 51% हमारा होगा और 49% ही तुम्हारा होगा। और एक चीज़ और रखा गया कि आप कोई भी कंपनी अकेले नहीं खोल सकते। जैसे चाइना का जो कावासाकी है, फॉर्च्यूनर है, और भी कोई जितनी विदेशी कंपनियाँ आई थी उनको तो, मारुति सुजुकी हो गया, अन्य जितने भी थे कंपनियाँ आई थी, बहुत सारी कंपनियाँ आई होंगी। तो इनको द्वारा कहा गया कि तुम आ रहे हो लेकिन मर्ज करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। जैसे मारुति आई तो जो सुजुकी आई तो मारुति के साथ यानी कॉन्सेप्ट बनाया गया। अलग अलग जो हीरो होंडा आया, मारुति सुजुकी आई, अलग अलग जो बेसिक जो कंपनियाँ आती थी, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में रखा गया। क्यों रखा गया? कारण है कि जब 51% शेयर हमारा होगा तो जब हमारे साथ आप मर्ज करोगे तो काला भी तो हमको सिखाना ही पड़ेगा ना। तो ये लोग सिखाते हैं और ऐसे ही किया गया और बहुत वैश्विक स्तर पर इसका विकास होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इनके द्वारा विकास किया गया। इसमें बहुत बड़ा योगदान है मनमोहन सिंह का। इसको कहा जाता है राव सिंह समिति, क्योंकि नरसिम्हा राव थे ना, राव सिंह समिति, राव और सिंह समिति यानी दोनों थे। ये वित्त मंत्री थे सिंह साहब, जिनका नाम है मनमोहन सिंह थे। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े। अब तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं बना है और इतना बड़ा परिवर्तन भी कोई नहीं किया है। बहुत परिवर्तन किया गया। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है अपने लाइन पे आ गई। और कुछ लोग द्वारा तो कहा जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है अब पूर्ण रूप से वो जा रही है, जो निजीकरण की तरफ जा रही है। कुछ ही सेक्टर बचा हुआ, क्योंकि एयर इंडिया बिक गया। और बहुत सी जो प्राइवेट ट्रेनें हैं जैसे बुलेट हो गई और जैसे मेट्रो हो गई, चलाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे इसमें कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे निजीकरण में जा रही है। और इसका जो राजनीतिक पहलू अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें आरक्षण की बात की जाती है, वो कहा जाता है। फिर इसमें इसका संशोधन 1956 वाला सिस्टम था, फिर इसमें 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया। धीरे धीरे इसके नियम में संशोधन होता है। बाकी हम लोग देखेंगे पूरा क्या होता है, क्योंकि पूरा जो था, पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटीज़ इन रूरल एरियाज़। यानी ये जो पूरा था, पूरा का कंसेप्ट बनाया जाता है उनके द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। और APJ अब्दुल कलाम बहुत दूरदर्शी थे। APJ अब्दुल कलाम वो भी कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं पूरा में कि भौतिक संपर्क को बढ़ाया जाए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो रेल है, सड़क है, इसकी व्यवस्था बढ़ाई जाए। फिर ये कहते हैं कि विद्युत संपर्क को बढ़ाया जाए, यानी जो जब गांव होगा, गांव में जब विद्युत संपर्क बढ़ेगा तो वो लोग डिजिटली वो लोग आगे बढ़ेंगे। फिर ये कहते हैं तीसरा कि इसमें ज्ञान का संपर्क यानी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए ग्राम में, और आर्थिक संपर्क को बढ़ाया जाए। तो कहाँ किया गया? लोग नहीं मानते हैं। और भारत सरकार सब कुछ करती है गांव में शिक्षा पे, और सबसे पहले तो गांव को स्मार्ट बनाना जरूरी, लेकिन कहाँ करती है सरकार। बाकी हम लोग देखेंगे कल पंचवर्षीय योजना।